जिंदगी एक सफर की तरह है, एक लंबा और गहरा सफर, जहां हम हर रोज नए रास्तों पर निकलते हैं और नई मंजिलों की तलाश करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इस सफर में इतने कामयाब क्यों हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत में बदल लेते हैं, जबकि बाकी लोग बस सपने ही देखते रह जाते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है? क्या यह टैलेंट है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा राज छुपा है? सच तो यह है कि सफलता कोई इत्तेफाक या एक्सीडेंट नहीं है। यह एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, जो हमारी कुछ खास आदतों से बनता है। और ठीक यही बात समझाने के लिए स्टीफन कोवे ने एक ऐसी किताब लिखी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी ही बदल दी। वो है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। यह किताब सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि जीने का, सोचने का और दुनिया को देखने का एक पूरा नजरिया है। आज हम उन्हीं 7 आदतों की बात करेंगे जो किसी भी इंसान को सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं, बल्कि सही मायने में इफेक्टिव बना सकती हैं। ये वो आदतें हैं जो आपके कैरेक्टर को गढ़ती हैं, आपकी सोच को बदलती हैं और आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देती है। पहली आदत की शुरुआत एक सवाल से होती है। क्या आप अपनी जिंदगी के मालिक खुद हैं, या आप हालातों के गुलाम बन गए हैं? ज्यादातर लोग अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को ही कोसते रहते हैं। मौसम खराब है, इकोनॉमी ठीक नहीं है, बॉस चिड़चिड़ा है, घर वाले सपोर्ट नहीं करते। हमारे पास हमेशा कोई न कोई बहाना तैयार रहता है। लेकिन जो लोग वाकई इफेक्टिव होते हैं, वे ऐसा नहीं सोचते, वे प्रोएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को खुद स्वीकार करते हैं। आप यह समझते हैं कि भले ही आप हालातों को कंट्रोल न कर सकें, लेकिन उन पर आपका रिएक्शन कैसा होगा, यह पूरी तरह आपके हाथ में है। जब बारिश होती है तो रिएक्टिव लोग रोते हैं कि आज तो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। लेकिन प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, कोई बात नहीं, आज घर के अंदर वाले काम निपटा लेते हैं। सुनने में यह एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। जब आप प्रोएक्टिव बनते हैं, तो आप विक्टिम वाली सोच से बाहर आ जाते हैं। आप अपनी पूरी एनर्जी उन चीजों पर लगाते हैं जो आपके कंट्रोल में हैं। समझिए कि जिंदगी में 2 तरह के दायरे होते हैं, एक सर्कल ऑफ कंसर्न और दूसरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न में वो सारी चीजें आती हैं जिनकी आपको चिंता तो है, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, मौसम या दूसरों की राय, पर आप उन्हें बदल नहीं सकते। लेकिन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो चीजें आती हैं जिन पर आपका सच में कंट्रोल है, जैसे आपके फैसले, आपका बर्ताव और आपका नजरिया। रिएक्टिव लोग अपनी पूरी एनर्जी सर्कल ऑफ कंसर्न पर बर्बाद कर देते हैं। वे उन चीजों की चिंता करते रहते हैं जिन्हें वे चाहकर भी बदल नहीं सकते, और धीरे धीरे उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और छोटा होता जाता है। लेकिन प्रोएक्टिव लोग अपनी पूरी ताकत अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर लगाते हैं। वे उन चीजों पर काम करते हैं जिन्हें वे बदल सकते हैं। और मजे की बात यह है कि जैसे जैसे वे अपने इस दायरे में काम करते हैं, उनका प्रभाव बढ़ता जाता है और यह सर्कल और बड़ा होता चला जाता है। जरा उस इंसान के बारे में सोचिए जो अपनी नौकरी से नाखुश है। एक रिएक्टिव इंसान कहेगा, बॉस बुरा है, कंपनी खराब है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, और वह वहीं फंसा रह जाएगा। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान सोचेगा, मैं यहां क्या कर सकता हूं? क्या मैं अपनी स्किल्स सुधार सकता हूं? क्या मैं नेटवर्किंग कर सकता हूं? क्या मैं अपना रवैया बदल सकता हूं? और यही छोटे छोटे कदम उसकी जिंदगी में बड़े बदलाव लेकर आते हैं। प्रोएक्टिव होने का एक और पहलू है अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेना। जब कुछ गलत हो जाता है तो सबसे आसान काम है दूसरों पर उंगली उठाना। लेकिन जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, तभी आप उनसे कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही एक औसत इंसान और एक इफेक्टिव इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। दूसरी आदत हमें एक और गहरे सवाल की तरफ ले जाती है। जब आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, जब आपकी कहानी पूरी हो जाएगी, तो लोग आपको किस तरह याद करेंगे? वे आपके बारे में क्या कहेंगे? यह सवाल थोड़ा असहज जरूर है, लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने अंत के बारे में सोचते हैं, तभी आप अपनी शुरुआत सही तरीके से कर सकते हैं।
अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना। यह सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि जीने का एक फलसफा है। इसका मतलब है कि आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। आपकी अपनी जिंदगी के लिए एक क्लियर विजन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी मंजिल कहाँ है, तो आप किसी भी रास्ते पर निकल पड़ेंगे और हो सकता है आप वहां पहुंच जाएं जहां आप कभी जाना ही नहीं चाहते थे। ज्यादातर लोग बिना किसी प्लान के बस जिए जा रहे हैं। वे बस बहाव के साथ बहते रहते हैं। कभी करियर के पीछे भागते हैं, कभी पैसे के पीछे, तो कभी दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के चक्कर में। लेकिन वे कभी रुककर यह नहीं सोचते कि असल में वे खुद क्या चाहते हैं। और फिर एक दिन जब वे बूढ़े हो जाते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने तो किसी और की जिंदगी जी ली, अपनी तो कभी जी ही नहीं। इसीलिए जरूरी है कि आप अपना एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाएं। यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जो यह तय करता है कि आप असल में कौन हैं, आपकी वैल्यूज क्या हैं और आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। यह आपके लिए ध्रुव तारे की तरह है, जो हमेशा आपको सही दिशा दिखाता रहेगा। मिशन स्टेटमेंट बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको बहुत गहराई से सोचना होगा। आपको अपने आप से कुछ कड़े सवाल पूछने होंगे, जैसे मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मैं किन वसूलों पर चलना चाहता हूं? जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो पीछे क्या छोड़कर जाना चाहता हूं? ये सवाल भले ही आपको परेशान कर दें, पर इनके जवाब आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। जब आपके पास एक क्लियर मिशन होता है, तो आपके सारे फैसले बहुत आसान हो जाते हैं। मान लीजिए, आपका मिशन है कि आपको एक अच्छा माता पिता बनना है और साथ ही अपने काम में एक्सपर्ट भी बनना है। अब अगर आपको कोई ऐसा मौका मिलता है जहां पैसा तो बहुत है, पर आपकी फैमिली के लिए टाइम नहीं बचेगा, तो आप बड़े आराम से यह फैसला ले पाएंगे कि यह मौका आपके मिशन के हिसाब से सही है या नहीं। यह विजन सिर्फ करियर के लिए नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी के लिए है। आप किस तरह के दोस्त बनना चाहते हैं, कैसे पार्टनर बनना चाहते हैं, समाज के लिए आपका क्या योगदान होगा? जब आप इन सवालों के जवाब जान लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में एक ऐसी साफ समझ आ जाती है जो पहले कभी नहीं थी। तीसरी आदत है जरूरी कामों को पहले करना। अब आप प्रोएक्टिव हैं और आपको पता है कि आपको कहां जाना है, लेकिन सवाल यह है कि आप वहां पहुंचेंगे कैसे। यहीं पर बात आती है प्रायोरिटी, यानी प्राथमिकता की। हर दिन हमारे पास कामों का अंबार होता है। कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ अर्जेंट, कुछ दोनों होते हैं और कुछ कोई भी नहीं। दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो अर्जेंट हैं। फोन की घंटी बजी तो उठाना ही पड़ेगा, ईमेल आया तो रिप्लाई करना ही पड़ेगा, मीटिंग है तो जाना ही पड़ेगा। और इस आपाधापी में वो चीजें पीछे छूट जाती हैं जो असल में बहुत इंपॉर्टेंट थीं। अपनी सेहत पर ध्यान देना, रिश्तों को वक्त देना, अपनी स्किल्स को निखारना, भविष्य की प्लानिंग करना, ये सब बहुत जरूरी हैं। पर क्योंकि ये अर्जेंट नहीं लगते, इसीलिए हम इन्हें अक्सर टालते रहते हैं। कोवे ने बताया कि हमारे सारे काम 4 कैटेगरीज में आते हैं। पहली कैटेगरी, जो जरूरी भी है और अर्जेंट भी, जैसे कोई संकट, डेडलाइन या अचानक आई समस्या। दूसरी कैटेगरी, जो जरूरी तो है पर अर्जेंट नहीं, जैसे प्लानिंग करना, रिस्क से बचना, अच्छे रिश्ते बनाना और खुद को बेहतर बनाना। तीसरी कैटेगरी, जो अर्जेंट तो लगती है पर जरूरी नहीं होती, जैसे बार बार आने वाली रुकावटें, कुछ बेकार फोन कॉल्स या कुछ फालतू मीटिंग्स। और चौथी कैटेगरी, जो न तो जरूरी है और न ही अर्जेंट, जैसे टाइम बर्बाद करने वाले काम या बस यूं ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। इफेक्टिव लोग अपना ज्यादातर वक्त दूसरी कैटेगरी में बिताते हैं, यानी वो काम जो जरूरी हैं पर अभी अर्जेंट नहीं लग रहे, क्योंकि यही वो काम है जो लंबे समय में सबसे बड़ा असर डालते हैं। जब आप प्लानिंग करते हैं, तो आप आने वाली मुसीबतों को पहले ही रोक लेते हैं। जब आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, तो आप बीमार ही नहीं पड़ते। जब आप रिश्तों में वक्त और प्यार लगाते हैं, तो वे और मजबूत बनते हैं। लेकिन यह करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दूसरी कैटेगरी वाले काम अर्जेंट नहीं होते, इसलिए इन्हें टालना बहुत आसान हो जाता है। जैसे
आज जिम नहीं गए तो क्या हुआ? आज बच्चों से बात नहीं की तो क्या फर्क पड़ेगा? आज कुछ नया नहीं सीखा तो कोई आफत नहीं आएगी। लेकिन ये छोटी छोटी चूकें धीरे धीरे इकट्ठा होती रहती हैं और फिर एक दिन अचानक आपको एहसास होता है कि आप अनफिट हो गए हैं, आपके रिश्ते कमजोर पड़ गए हैं और आपकी स्किल्स पुरानी हो गई हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप होशो हवास में अपना टाइम मैनेज करें, हर हफ्ते की प्लानिंग करें, खुद तय करें कि कौन से काम आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं और फिर उन्हें ही प्राथमिकता दें। हाँ, कहना तो आसान है, पर इफेक्टिव लोग ना कहना भी सीख लेते हैं। वे समझते हैं कि हर छोटी मोटी चीज को हां कहने का मतलब है अपनी असली प्राथमिकताओं को ना कहना। अब हम आते हैं चौथी आदत पर, विन विन सोचें। यह एक नजरिया है, रिश्तों को निभाने का एक तरीका। ज्यादातर लोग जिंदगी को एक मुकाबले या कंपटीशन की तरह देखते हैं। सोच विन लूज वाली होती है। वे सोचते हैं, अगर मैं जीतूंगा तो दूसरा हारेगा, अगर मुझे प्रमोशन मिला तो किसी और को नहीं मिलेगा, अगर मेरे पास ज्यादा है तो दूसरे के पास कम होगा। कुछ लोग बिल्कुल दूसरे छोर पर होते हैं। वे हमेशा बस दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं और अपनी जरूरतों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं ताकि झगड़ा ना हो। यह है लूज विन वाली सोच। लेकिन ये दोनों ही तरीके लंबे समय में काम नहीं आते। विन विन का मतलब है कि आप ऐसे रास्ते ढूंढते हैं जिसमें सबका फायदा हो। यह कोई ऐसा समझौता नहीं है जहां दोनों को थोड़ा थोड़ा नुकसान उठाना पड़े, बल्कि यह एक बेहतर समाधान है जो दोनों को पहले से ज्यादा संतुष्ट करे। मान लीजिए एक पति पत्नी है। पति चाहता है कि वीकेंड पर पहाड़ों पर जाएं और पत्नी चाहती है समंदर किनारे जाना। विन लोज तरीके में किसी एक की बात मानी जाएगी और दूसरा नाखुश रहेगा। समझौते में शायद वे घर पर ही रुक जाएं, लेकिन विन विन तरीके में वे बैठकर बात करेंगे। पति को पहाड़ क्यों पसंद है? शायद उसे शांति और सुकून चाहिए। पत्नी को बीच क्यों चाहिए? शायद उसे धूप और रिलैक्सेशन चाहिए। तो शायद वे कोई ऐसा शांत बीच रिसॉर्ट या ऐसी जगह ढूंढ लें जो दोनों की जरूरतों को पूरा करे। विन विन सोच के लिए अबंडेंस मेंटेलिटी होनी जरूरी है, यानी यह अटूट विश्वास कि इस दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ है। कामयाबी कोई लिमिटेड चीज नहीं है। एक इंसान की जीत का मतलब दूसरे की हार नहीं है। जब आप इस नजरिए से सोचते हैं तो आप मुकाबला करने के बजाय मिलकर काम करते हैं। आप दूसरों की कामयाबी में भी खुश होते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि इससे आपकी अपनी सफलता कम नहीं होगी। यह तरीका बिजनेस में भी बहुत पावरफुल है। जो कंपनियां अपने वेंडर्स, कस्टमर्स और कर्मचारियों के साथ विन विन रिश्ते बनाती हैं, वे लंबे समय में बहुत सफल होती हैं क्योंकि इससे भरोसा और वफादारी पैदा होती है और सब मिलकर बेहतर रिजल्ट लाते हैं। पांचवीं आदत तो एक क्रांतिकारी विचार है। वो है, पहले दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर अपनी बात कहें। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की बात सुनते ही नहीं हैं। हम बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि कब सामने वाला चुप हो और हम अपनी बात शुरू करें। जब कोई बोल रहा होता है तो हमारे दिमाग में पहले से ही जवाब तैयार हो रहा होता है। हम उसे जज कर रहे होते हैं या अपने पुराने अनुभवों से तुलना कर रहे होते हैं, पर हम उसे सच में समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते। एम्पैथिक लिसनिंग एक कला है जो बहुत कम लोग जानते हैं। इसका मतलब है कि आप पूरी ईमानदारी से दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करें, सिर्फ उनके शब्दों को ही नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे इमोशंस और उनकी जरूरतों को भी महसूस करें। जब आप किसी को सच में समझते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी बात की कद्र की जा रही है। वे सम्मानित महसूस करते हैं और तभी वे आपकी बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। बातचीत हमेशा दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको समझें तो पहले आपको उन्हें समझना होगा। जरा उन बोझों के बारे में सोचिए जिसके ग्रेड्स खराब आ रहे हैं। पुराना तरीका तो यही होगा कि माता पिता उसे लेक्चर दें और कोहे पढ़ाई करो, मोबाइल कम चलाओ, गेमिंग छोड़ो। लेकिन एम्पैथिक तरीका यह होगा कि माता पिता पहले यह जानने की कोशिश करें कि असल में हो क्या रहा है। हो सकता है स्कूल में उसे कोई परेशान कर रहा हो, शायद उसे कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा
और वह मदद मांगने में शर्म महसूस कर रहा हो, या शायद उसे कोई मानसिक तनाव हो। जब आप सच में वजह समझ जाते हैं, तभी आप सही समाधान दे सकते हैं। यह सिद्धांत हर रिश्ते में काम करता है, चाहे वो शादीशुदा जिंदगी हो, दोस्ती हो या फिर ऑफिस के रिश्ते। जब दो लोग वाकई एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपसी झगड़े कम हो जाते हैं, भरोसा बढ़ता है और रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। छठी आदत है सिनर्जाइज। यह शायद सबसे पेचीदा आदत है, लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर भी। सिनर्जी का सीधा सा मतलब है कि पूरा हिस्सा टुकड़ों के जोड़ से कहीं बड़ा होता है। यानी जब दो लोग सिनर्जी के साथ मिलकर काम करते हैं, तो वे अकेले अकेले काम करने की तुलना में कहीं ज्यादा हासिल कर पाते हैं। लेकिन सिनर्जी अपने आप नहीं आती। यह तब होती है जब लोग एक दूसरे के मतभेदों को कोसने के बजाय उनका सम्मान करते हैं, जब वे समझते हैं कि हर किसी का नजरिया कीमती है, जब वे नए आइडियाज के लिए खुले होते हैं, और जब वे अपने ईगो को साइड में रखकर सबसे बेहतरीन समाधान के बारे में सोचने के लिए तैयार होते हैं। ज्यादातर लोग मतभेदों को एक खतरे की तरह देखते हैं। अगर कोई उनसे असहमत होता है, तो वे तुरंत अपना बचाव करने लगते हैं। वे अपनी बात को सही साबित करने में जुट जाते हैं। लेकिन जो लोग सिनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, वे मतभेदों को एक मौके की तरह देखते हैं। वे सोचते हैं, यह इंसान मुझसे अलग सोच रहा है, तो शायद मुझे इससे कुछ नया सीखने को मिले। जरा सोचिए, एक ऐसी टीम के बारे में जहां सब एक जैसा ही सोचते हैं। वे आसानी से सहमत तो हो जाएंगे, लेकिन उनके पास आइडियाज बहुत सीमित होंगे। अब एक ऐसी टीम के बारे में सोचिए जहां सबकी बैकग्राउंड अलग है और सबका नजरिया अलग। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, लेकिन जब वे सिनर्जी के साथ काम करेंगे, तो वे ऐसे क्रिएटिव समाधान निकालेंगे जिनके बारे में किसी ने अकेले कभी सोचा भी नहीं होगा। सिनर्जी ही क्रिएटिविटी की बुनियाद है। यही इनोवेशन की नींव है। दुनिया के बड़े बड़े बदलाव तभी होते हैं जब अलग अलग विचार आपस में टकराते हैं और कुछ बिल्कुल नया निकल कर आता है। और आखिर में सातवीं आदत है कुल्हाड़ी की धार तेज करना। यह एक लकड़हारे की कहानी है जो बहुत तेजी से पेड़ काट रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी रफ्तार कम हो गई, क्योंकि उसकी आरी की धार कुंद हो गई थी। जब किसी ने उससे कहा कि भाई, अपनी आरी की धार तेज कर लो, तो उसने जवाब दिया, मेरे पास धार तेज करने का टाइम नहीं है, मुझे तो पेड़ काटने हैं। हम में से ज्यादातर लोगों की सोच भी ठीक ऐसी ही होती है। हम रोजाना के कामों में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को बेहतर बनाने के लिए वक्त ही नहीं निकालते। हम अपनी सेहत को नजरअंदाज करते हैं, अपने रिश्तों को समय नहीं देते और अपनी मानसिक व आध्यात्मिक तरक्की को भूल जाते हैं। और फिर हम हैरान होते हैं कि हम इतना थका हुआ, चिड़चिड़ा और दुखी क्यों महसूस कर रहे हैं। कुल्हाड़ी की धार तेज करने का मतलब है अपनी जिंदगी के 4 हिस्सों को नयापन देना। पहला, फिजिकल, यानी अपनी बॉडी का ध्यान रखना, एक्सरसाइज, अच्छा खाना और आराम करना। दूसरा, स्पिरिचुअल, यानी अपनी वैल्यूज को मजबूत करना, मेडिटेशन, कुदरत के साथ वक्त बिताना या प्रार्थना करना। तीसरा, मेंटल, यानी अपने दिमाग को और बढ़ाना, पढ़ना, कुछ नया सीखना या लिखना। और चौथा, सोशल इमोशनल, यानी अपने रिश्तों को संवारना। ये चारों हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप शारीरिक रूप से फिट नहीं हैं, तो आपकी दिमागी समझ पर असर पड़ेगा। अगर आप अंदर से स्पिरिचुअली खाली महसूस कर रहे हैं, तो आपके रिश्तों में कड़वाहट आएगी। यह एक पूरा चक्र है और हर हिस्से पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे जरूरी बात यह है कि खुद को रिन्यू करें। यह काम हर रोज होना चाहिए। आप साल में एक बार कहीं छुट्टी पर जाकर पूरे साल के लिए फ्रेश नहीं रह सकते। यह लगातार चलने वाला प्रोसेस है। हर दिन थोड़ा वक्त अपने हर हिस्से के लिए निकालें। शायद सुबह थोड़ी एक्सरसाइज और मेडिटेशन, दिन में कुछ नया सीखना और शाम को परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना। जब आप खुद को रिन्यू करते हैं, तो आप बाकी की आदतों को और भी बेहतर तरीके से निभा पाते हैं। आपके पास प्रोएक्टिव होने के लिए ज्यादा एनर्जी होती है। आपका दिमाग अपने विजन को समझने के लिए ज्यादा साफ होता है और आप अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सही फैसले ले पाते हैं। आपके रिश्ते सुधरते हैं क्योंकि आपके अंदर अब ज्यादा सब्र और समझ होती है। ये सातों आदतें एक सीक्वेंस में हैं।
पहली 3 आदतें आपको इंडिपेंडेंस यानी आत्मनिर्भरता देती हैं। आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। अगली 3 आदतें आपको इंटरडिपेंडेंस की ओर ले जाती है, यानी आप दूसरों के साथ मिलकर बेहतर काम करना सीखते हैं। और 7वीं आदत आपको लगातार नया बनाए रखती है ताकि आप यह सब जारी रख सकें। ये आदतें रातों रात नहीं आती। यह एक सफर है, उम्र भर चलने वाला सफर। कभी आप किसी आदत में बहुत अच्छे होंगे, तो कभी किसी में थोड़े कच्चे, कभी आप आगे बढ़ेंगे, तो कभी थोड़ा फिसलेंगे भी। लेकिन जरूरी यह है कि आप सचेत रहें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें। असली बदलाव हमेशा अंदर से आता है। आप बाहर से कुछ तकनीकें या ट्रिक्स सीख सकते हैं, लेकिन जब तक आपका कैरेक्टर और आपकी सोच नहीं बदलती, तब तक कोई भी बदलाव टिकाऊ नहीं होगा। ये 7 आदतें आपके कैरेक्टर को नया रूप देती हैं। ये आपको एक ऐसा इंसान बनाती है जो सिर्फ कामयाब ही नहीं है, बल्कि सही मायनों में इफेक्टिव है। इफेक्टिव होने का मतलब सिर्फ रिजल्ट हासिल करना नहीं है। इफेक्टिवनेस का असली मतलब है बैलेंस, प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के बीच का बैलेंस। यानी आप नतीजे तो हासिल करें, लेकिन अपने संसाधनों को पूरी तरह निचोड़ न दें। जरा उस मुर्गी के बारे में सोचिए जो सोने के अंडे देती है। आप रोज एक अंडा ले सकते हैं, या फिर लालच में आकर मुर्गी को ही काट सकते हैं। छोटे समय के लिए तो आपको ज्यादा फायदा होगा, पर लंबे समय में आप सब कुछ खो देंगे। यही हमारी जिंदगी में भी होता है। हम करियर के चक्कर में अपनी सेहत कुर्बान कर देते हैं, कामयाबी के लिए रिश्तों की बलि चढ़ा देते हैं। हम आज के रिजल्ट के लिए अपने भविष्य को दांव पर लगा देते हैं, लेकिन यह तरीका लंबे समय तक नहीं चल सकता। समझदार लोग जानते हैं कि उन्हें बैलेंस बनाकर चलना है। सोने के अंडे भी चाहिए और मुर्गी की सेहत का ख्याल भी रखना है। आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सफर आपका अपना है। हर किसी का मिशन अलग होगा, हर किसी की प्राथमिकताएं अलग होंगी। ये कोई एक साइज सबको फिट आएगा वाला फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसके सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। प्रोएक्टिव होना, विजन रखना, प्रायोरिटी तय करना, विन विन सोचना, सहानुभूति रखना, मिलजुल कर काम करना और खुद को नया बनाना। ये सिद्धांत हर हालात और हर संस्कृति में काम करते हैं। जब आप इन आदतों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं, तो आप धीरे धीरे बदलाव महसूस करेंगे। शुरुआत में शायद ये बदलाव बहुत छोटे हों, शायद दिखें भी नहीं, लेकिन वक्त के साथ ये छोटे छोटे बदलाव कंपाउंड होते जाते हैं। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं। यह सफर आसान नहीं है। रास्ते में रुकावटें आएंगी, चुनौतियां आएंगी और मन में शक भी पैदा होगा। लेकिन जब आपके पास एक क्लियर मिशन होगा और ये सिद्धांत गाइड की तरह आपके साथ होंगे, तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो आज हमने स्टीफन कोवे की उस अमर सीख को समझा जो कभी पुरानी नहीं होती। ये 7 आदतें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, बशर्ते आप इन्हें सच्चे दिल से अपनाएं। याद रखिए, बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। जब आप अपने कैरेक्टर को बदलते हैं, तो आपकी पूरी दुनिया अपने आप बदल जाती है। इस सफर की शुरुआत आज से और अभी से करें, और देखिए कैसे आपकी जिंदगी एक नई और शानदार दिशा पकड़ती है। तो दोस्तों, यह था आज का सफर बुक इन ब्रीफ के साथ। अगर यह कहानी आपको पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही पावरफुल किताबों की गहरी कहानियां जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी को बदल देंगी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए।